100 सालों तक ग्लोबल कार इंडस्ट्री पे सिर्फ 3 कंट्रीज का राज था, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। टोयोटा, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज और फोर्ड, ये सिर्फ ब्रांड्स नहीं थे, ये इन देशों का प्राइड थे, उनकी इकोनॉमीज की बैकबोन थे, उनकी इंजीनियरिंग की पहचान थे। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 सालों में इस पूरी इंडस्ट्री में एक ब्लडबाथ मच गया है। मर्सिडीज का नेट प्रॉफिट 2025 में लगभग आधा हो गया है, 5.3 बिलियन यूरो रह गया है, जो 2024 के 10.4 बिलियन यूरो से 49% नीचे। पोर्शे का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 98% क्रैश हो गया है, 5.3 बिलियन यूरो से सिर्फ 90 मिलियन यूरो रह गया है, 98% क्रैश। फॉक्सवैगन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53% कोलैप्स हो गया है और 50,000 जॉब्स कट होने वाले हैं। जीप, फिएट, डॉज बनाने वाली कंपनी स्टेलांटिस का नेट प्रॉफिट 70% गिर चुका है, 18.6 बिलियन यूरो से सिर्फ 5.5 बिलियन यूरो रह गया है। और इन सब तबाहियों के पीछे बार बार सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो है BYD। एक ऐसी कंपनी जो 1995 में एक छोटी सी बैटरी वर्कशॉप थी। एक वक्त था जब इलॉन मस्क ने लाइव ब्लूमबर्ग टीवी पर इनका खुलकर मजाक उड़ाया था। BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their car. Yes, in fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their car. I don't think they have a great product. ये कहा था उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को अक्टूबर 2011 में, और आज मस्क हंस नहीं रहे हैं, क्योंकि BYD इस प्लैनेट पर किसी भी कंपनी से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेचती है। 4.6 मिलियन यानी कि 46 लाख व्हीकल्स उन्होंने सिर्फ 2025 में बेचे। तो आखिरकार कैसे एक छोटी सी बैटरी वर्कशॉप ने 2 डेकेड्स में पूरी कार इंडस्ट्री को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया? इनका सीक्रेट वेपन क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कोई उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है जो पर्दे के पीछे चल रही है? आज हम BYD का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, द राइज, द डोमिनेशन और वो इनविजिबल क्रैक्स जो दुनिया अभी तक देख नहीं पा रही है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक चाइनीज ब्रांड की चाइना में जीतने की कहानी। रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। BYD सिर्फ बीजिंग और शंघाई डोमिनेट नहीं कर रहा है, वो हर कॉन्टिनेंट पर एक ही वक्त पे अपना झंडा गाड़ रहा है और कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो थाईलैंड में BYD ने थाई EV मार्केट का 40% कैप्चर कर लिया है। 30,000 गाड़ी उन्होंने अकेले 2023 में बेची थी। जापानीज ब्रांड्स जैसे मित्सुबिशी, जो एक वक्त पे 92% मार्केट कंट्रोल करते थे, वो आज 4.5% पे आ गए हैं। 45% पे नहीं, 4.5% पे। सुबारू ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी। ये डेट्रॉइट ऑफ एशिया अब एक नए मास्टर को सलाम कर रहे हैं। सिंगापुर 2025 की पहले हाफ में हर 5 गाड़ियों में से 1 गाड़ी BYD की थी, करीबन 20% मार्केट शेयर। नंबर 1 ब्रांड जो वहां का था, टोयोटा, उसको भी पीछे छोड़ दिया। 1 साल पहले BYD सिंगापुर में कोई जानता भी नहीं था और आज 20% मार्केट शेयर है। साउथ अमेरिका, ब्राजील, BYD ने ब्राजील की EV मार्केट का 70 से लेकर 79% मार्केट शेयर पकड़ा हुआ है। फोर्ड के एक पुराने ब्रांड प्लांट की जगह अपनी फैक्ट्री खोल दी, जो अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुई थी। एक ही साल में एक अबैंडन फैक्ट्री में उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। यूरोप जैसे वेस्टर्न कार मेकर्स अपना सेफ जोन मानते थे, वहां अब चाइनीज ब्रांड EV सेल्स का 11% होल्ड करते हैं और ये शेयर हर क्वार्टर बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स एक अकेला मेजर मार्केट है जहां BYD को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर 100% टैरिफ लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। पर एनालिस्ट जानते हैं कि ये कोई विक्ट्री नहीं है, ये सिर्फ एक डिले टैक्टिक है। अब सवाल ये आता है कि BYD ने ये मिरेकल पुल ऑफ कैसे किया? इसका जवाब एक ही इंसान है, वोंग शानफू। 1995 में 29 साल के इस इंजीनियर ने अपने कजिन से सिर्फ $40,000 का उधार लिया था, शेंजन में एक छोटी सी वर्कशॉप रेंट की और रिचार्जेबल बैटरीज बनाना शुरू किया। 2003 आते आते BYD दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मेकर्स में से एक बन चुकी थी। उसी साल वोंग ने एक बैंकरप्ट स्टेट ओन्ड कार कंपनी खरीद ली। इन्वेस्टर्स इतने गुस्से में थे कि 2 दिन में BYD का स्टॉक 2.7 बिलियन हांगकांग डॉलर्स गिर गया था। 2 दिन में। वोंग के पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था, लेकिन उनका विजन बड़ा क्रिस्टल क्लियर था कि फ्यूचर इंजन नहीं है, बैटरी है। और ये बात की थी वोंग शानफू ने, जो कि BYD के फाउंडर। जब बाकी सब ये फिगर आउट कर रहे थे कि एग्जिस्टिंग कार को इलेक्ट्रीफाई कैसे करें, वोंग ने अपनी मास्टर बैटरी के आसपास एक पूरी कार बिल्ड कर रही।
उन्होंने 3 ऐसे मैसिव डिसीजंस लिए जिससे गेम ही पलट दिया। सबसे पहला डिसीजन था टोटल इन हाउस प्रोडक्शन। जब टेस्ला और फॉक्सवैगन चिप्स, ग्लास और सॉफ्टवेयर के लिए हंड्रेड्स ऑफ आउटसाइड सप्लायर्स पर डिपेंड करते थे, तब BYD ने डिसाइड किया कि हम सब कुछ खुद बनाएंगे। चाहे बैटरी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, मोटर्स हो, डैशबोर्ड का सॉफ्टवेयर हो, सब कुछ हम खुद बनाने वाले हैं। 2021 में जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज आई और टोयोटा ने प्रोडक्शन रोक दी, BMW ने डिलीवरीज डिले कर दी, BYD ने अपनी चिप फैक्ट्रीज की स्पीड बढ़ा दी, उनका काम नहीं रुका। सेकेंड डिसीजन जो उन्होंने लिया वो था प्लग इन हाइब्रिड्स, जिसे PHEVs कहते हैं। जब पूरी दुनिया प्योर EVs के पीछे पागल थी, वोंग ने चुपचाप PHEV पर फोकस किया। चाइना में बड़े शहरों के बाहर चार्जिंग स्टेशंस अभी भी रेयर थे। 500 मिलियन चाइनीज यानी 50 करोड़ चाइनीज कंज्यूमर्स के लिए PHEV परफेक्टली सेंस बनाता था और टेस्ला ने कभी ये मार्केट को टच ही नहीं किया। अब तीसरा डिसीजन जो उन्होंने लिया वो था द ब्लेड बैटरी। 2020 में BYD ने लिथियम आयन फॉस्फेट बेस्ड ब्लेड बैटरी रिलीज की, जो कि चीप भी थी और सेफ भी थी। और नेल पेनिट्रेशन टेस्ट में जब अंदर कील ठोकी गई तो आग भी नहीं लगी। इस सेफ्टी और प्राइस कॉम्बिनेशन ने मार्केट को हिला दिया। यहां तक कि टेस्ला ने BYD से अपने कार्स के लिए बैटरीज खरीदना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि इस तरह का इनोवेशन जब इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति उनसे सामान लेता है तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी पावरफुल कंपनी है। अब देखिए, यहां तक की कहानी बिल्कुल एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडी लगती है, लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी नहीं है। डे 1 से BYD एक ऐसा गेम खेल रहा था जिस फील्ड पर किसी और को खेलने की परमिशन ही नहीं थी। 2018 से लेकर 2022 के बीच BYD को चाइनीज स्टेट से रफली $3.7 बिलियन की डायरेक्ट सब्सिडीज मिली, दुनिया के किसी भी ऑटो मेकर से कहीं ज्यादा। 2022 में तो उन्हें मिली सब्सिडी उनके नेट प्रॉफिट का 26% थी। मतलब स्टेट सपोर्ट हटा दो तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। और 2025 में BYD की खुद की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें चाइनीज युआन 12.47 बिलियन की गवर्नमेंट सब्सिडीज मिली थी, जो उनके नेट प्रॉफिट का 38% हिस्सा था। फ्री लैंड, स्टेट ओन्ड बैंक से नियर जीरो इंटरेस्ट लोन्स, डायरेक्ट कंज्यूमर कैश इंसेंटिव्स, BYD एक्चुअली शी जिनपिंग के मेक इन इंडिया 2025 स्ट्रेटजी का एक ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई सिर्फ कंपनी नहीं है। और इधर ही मैं आपको ऐसे कुछ क्रैक्स बताऊंगा BYD की बैलेंस शीट में जो जान के आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला है, जनवरी 2025 में हांगकांग बेस्ड फोरेंसिक अकाउंटिंग फर्म GMT रिसर्च, यानी वो फर्म जिसने एवरग्रांडे स्कैंडल एक्सपोज किया था, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। अब यहां पे BYD का डेट 3 अलग-अलग नंबर्स में समझना जरूरी है। सबसे पहले BYD का खुद का स्टेटेड नेट डेट 2024 में करीबन 27.7 बिलियन युआन था। BYD की ऑफिशियल इंटरेस्ट बेयरिंग डेट 2025 में 66.3 बिलियन युआन थी, एक साल में डबल से भी ज्यादा बढ़ गई। पर GMT रिसर्च के मुताबिक ये नंबर 2024 में 323 बिलियन युआन था, यानी कि रिपोर्टेड फिगर से 5 गुना ज्यादा। अब ये पैसा आया कहां से? GMT ने बताया कि BYD अपने सप्लायर्स को पेबल्स 90 दिन से ज्यादा डिले करता है और उस एक्सेस अमाउंट को वर्किंग कैपिटल बताकर बैलेंस शीट से हटा देता है। GMT के एनालिस्ट नाइजल स्टीवनसन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। उन्होंने कहा, इट्स यूजिंग स्लेट ऑफ हैंड टू प्रेजेंट दीज लायबिलिटीज एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाउएवर इट्स स्ट्रक्चर्ड, इट्स क्लियरली अ फॉर्म ऑफ हिडन डेट। अब सोचिए, जनवरी 2025 में ब्लूमबर्ग कंप्लाइड डेटा कंफर्म करता है कि BYD अपने सप्लायर्स को एवरेज में 275 दिन में पैसे देता है, मतलब 9 महीने में। टोयोटा 55 दिन में देता है और टेस्ला 85 डेज में देता है, वहीं BYD 275 डेज लेता है। यानी BYD अपने सप्लायर्स को एक बैंक की तरह यूज कर रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एवरग्रांडे करता था कोलैप्स होने से ठीक पहले। जून 2025 में चाइनीज गवर्नमेंट के प्रेशर में BYD ने 60 डे पेमेंट साइकिल प्लेज तो किया था, लेकिन पुराना बैकलॉग अभी भी इतना ज्यादा बाकी है कि वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। अब यहां आता है क्रैक नंबर 2। क्या आपको पता है जीरो माइलेज यूज्ड कार स्कैम? ये एक इंटरेस्टिंग स्कैम है, सुनिएगा। हर महीने के एंड में BYD डीलरशिप सेल्स टारगेट्स मीट करने के लिए नई कार्स अपनी खुद की शेल कंपनीज के नाम पर रजिस्टर कर देती है और उन्हें यूज्ड 0 किलोमीटर बताकर पार्किंग लॉट्स में खड़ा कर देती है। पेपर पर तो नई सेल्स आ जाती है, पर रियलिटी में किसी कस्टमर ने खरीदा ही नहीं होता। चाइना के कई मैदानों में 2024 की BYD कार्स अभी जंग खाती हुई तस्वीरों में देखी जा सकती। चाइनीज गवर्नमेंट ने लेट 2024 में इस पर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च की थी। यहां तक क्रैक नंबर 3, जो कि है क्वालिटी के ऊपर। सितंबर 2024 में BYD ने 97,000 डॉल्फिन प्लस युआन प्लस व्हीकल्स को रिकॉल किया था, स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट डिफेक्ट और फायर रिस्क के नाम पे। वहीं अक्टूबर 2025 में ये नंबर 1,15,000 का हो गया था। BYD का सबसे बड़ा रिकॉल था टैंग SUVs का, जो कि मोटर कंट्रोलर और का फ्लॉ बताया गया था और युआन प्रो बैटरी का सील डिफेक्ट बताया गया था। जब आप वॉल्यूम्स इतनी स्पीड से पुश करते हो तो क्वालिटी कंट्रोल एक कैजुअलिटी बन जाती है। यहीं आता है चौथा क्रैक। दिसंबर 2024 में ब्राजीलियन अथॉरिटीज ने BYD की बाहिया फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड करी थी। वहां पे उनको 163 चाइनीज वर्कर्स मिले जो BYD के कॉन्ट्रैक्टर जिनजियांग के थ्रू काम कर रहे थे, स्लेवरी लाइक कंडीशंस में काम करते थे।
उनके पासपोर्ट जब्त थे, 60% सैलरीज रोकी गई थी, 31 वर्कर्स एक ही घर में बिना मैट्रेस के रहते थे, 25 कंसेक्यूटिव दिन काम करते थे बिना किसी छुट्टी के। ये कंडीशंस ब्राजील में लीगली एनालॉगस टू स्लेवरी डिफाइन होती। और फिर अप्रैल 2026 में BYD को ऑफिशियली ब्राजील की फोर्स लेबल रजिस्ट्री में डाला गया। ये ऐसी लिस्ट है जो कंपनीज को सर्टेन ब्राजीलियन बैंक लोन से परमानेंटली रोक देती। देखिए ये सारे क्रैक्स जो है ना फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट करने लग गए। 2025 में BYD का जो नेट प्रॉफिट है वो 19% गिर चुका है। चाइनीज युआन 40.3 बिलियन से गिरकर 32.6 पे आ चुका है। 2025 में 12.47 बिलियन युआन गवर्नमेंट सब्सिडीज मिली थी, जो कि नेट प्रॉफिट का 38%। अगर आप सब्सिडीज को हटा दो तो प्रॉफिट तो आधा रह जाता है। देखिए ऑफिशियल इंटरेस्ट बेयरिंग डेट 66.3 बिलियन युआन तक पहुंच चुका है, एक साल में डबल से ज्यादा बढ़ चुका है। चाइना में फरवरी 2026 की डोमेस्टिक मंथली सेल्स 41% गिर गई है सेम मंथ के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जीली, SIAC और नए चाइनीज प्लेयर्स अब BYD को उन्हीं टैक्टिक से मार रहे हैं जिन्हें BYD ने खुद पायनियर किया था। ग्रेट वॉल मोटर्स के चेयरमैन वी यिनजुन ने पब्लिकली कहा है कि चाइनाज ऑटो इंडस्ट्री में एवरग्रांडे पहले से मौजूद है, वो सिर्फ अभी तक एक्सप्लोड नहीं हुआ। और सारे लोग जानते हैं वो बात कर रहे हैं BYD की। तो क्या BYD कल कोलैप्स हो जाएगा? Obviously not। 2025 में BYD ने ग्लोबली 4.6 मिलियन व्हीकल्स बेचे, जो 7.7% ग्रोथ। ओवरसीज सेल्स 151% सर्च करी है। 1 मिलियन से ज्यादा कार्स तो उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में बेची। ये कंपनी मैसिव है और अभी भी ग्रोइंग, लेकिन जो क्रैक्स है वो रियल, चाहे वो हिडन डेट की बात हो, घोस्ट सेल्स की बात हो, क्वालिटी रिकॉल्स की बात हो या ब्राजील स्लेवरी रजिस्ट्री की बात हो। और एक डोमेस्टिक मार्केट है जो स्क्वीज हो रहा है। कुछ एनालिस्ट ओपनली एवरग्रांडे शब्द यूज कर रहे हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंसर्न्स इस मिरेकल की फ्रेजिलिटी को जरूर दिखाते हैं। तो दोस्तों, चाहे BYD अपने डेट के बोझ तले दब जाए या फिर 21st सेंचुरी का टोयोटा बन जाए, बड़ा गेम उसके पीछे चल रहा है। और ये गेम सिर्फ कार्स तक रुकने वाला नहीं है। चाइना का 15th 5-year प्लान ओपनली उन सेक्टर्स को नाम करता है जिन्हें वो ग्लोबली डोमिनेट करना चाहते हैं। EV तो सिर्फ पहला चैप्टर है। अगर आपको अभी भी लगता है कि दुनिया 2005 के ओल्ड रूल से चल रही है, तो 2026 में आप बहुत बुरी तरह ब्लाइंड साइड होने वाले हो, क्योंकि नए रूल्स अब डेट्रॉइट या टोक्यो से नहीं, शेंजन से लिखे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, BYD एक मास्टरमाइंड है या सिटिंग टाइम बॉम्ब है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो हम ऐसी ही रियलिटी ड्रिवन डेटा बिजनेसेस स्टोरीज लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी दबा देना, ये वीडियो सारे दोस्तों को शेयर कर देना। और मैंने बार बार एवरग्रांडे शब्द यूज किया है। ये एक रियल एस्टेट कंपनी थी जिसका बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था। अगर उसकी स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में एवरग्रांडे लिख देना, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल केस स्टडी बना दूंगा। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट बिजनेस केस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।